नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लक्षद्वीप की खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के कवरत्ती में 1156 करोड़ रुपए की लागत से कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज़ादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रहीं, उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था। जो दूर सुदूर के राज्य हैं, जो बॉर्डर पर हैं या जो समुद्र के बीच में हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता था। पीएम मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समुद्र के छोर के इलाके हैं, हमने उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारत के हर क्षेत्र और हर नागरिक का जीवन आसान बनाना और उसे सुविधा से जोड़ना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आज यहाँ लगभग 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये इंटरनेट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बच्चों से जुड़ी परियोजनाएं हैं। पीएम मोदी ने इन सभी स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए जनता को बधाई भी दी। एंडे कुडुम आंगंगले आजादी के बाद दशकों तक केंद्र में जो सरकारें रही, उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने राजनीतिक दल का विकास था। जो दूर सुदूर के राज्य हैं, जो बॉर्डर पर है या जो समंदर के बीच में है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार ने जो बॉर्डर के इलाके हैं, जो समंदर के आखिरी छोर के इलाके हैं, वहां हमने उन्हें अपनी प्राथमिकता बनाया है। भारत के हर क्षेत्र, हर नागरिक का जीवन आसान बनाना, उसे सुविधा से जोड़ना ही केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। आज यहां लगभग 1200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये इंटरनेट, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और बच्चों की देखभाल से जुड़े प्रोजेक्ट हैं। इन सभी विकास परियोजनाओं के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യ कुडुम आगंगले साथियों, लखनऊ में ओडीओपी सामान्य सुविधा केंद्र के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देखकर हर देशवासी खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता। सीएम योगी ने कहा कि भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता। और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और उसी 25 करोड़ की आबादी के जीवन में खुशहाली लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको आर्थिक रूप से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो प्रयास की है, आज
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के समक्ष पेश न होने पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए ईडी को चिट्ठी लिखी। 3 बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल के सवालों का जवाब नहीं दिया। आप मंत्री आतिशी ने कहा कि ईडी स्पष्ट तौर पर समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर वो सच सच जवाब देंगे तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें भाजपा कार्यालय से आदेश आया था। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जब 2 बार समन आया तो अरविंद केजरीवाल जी ने स्पष्ट तौर पर कई सवाल पूछते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को चिट्ठी लिखी। उन्होंने पूछा कि मुझे किस आधार पे, किस बिना में, किस कैपेसिटी में बुलाया जा रहा है। क्या मुझे एक विटनेस के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे एक अक्यूज्ड के तौर पे बुलाया जा रहा है? क्या मुझे दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते बुलाया जा रहा है? क्या मुझे आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुलाया जा रहा है? लेकिन 3 बार चिट्ठी भेजने के बावजूद ईडी ने आज तक अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईडी के अफसरों को भी पता है कि यह समन इल्लीगल है, गैर कानूनी है। अगर इसका कानून में आधार होता तो ईडी अरविंद केजरीवाल जी की चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं देती? वो स्पष्ट तौर से समन में लिखती क्यों नहीं कि क्यों बुलाया जा रहा है? लेकिन ईडी के अफसरों को भी पता है कि समन गैर कानूनी है। और इसमें तो हमारी थोड़ी सिंपैथी ईडी के अफसरों के साथ भी है कि अगर वो बेचारे जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल जी के सवालों का तो क्या जवाब देंगे। अगर वो सच सच जवाब दें तो उनको ये कहना पड़ेगा कि हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि हमें बीजेपी के हेडक्वार्टर से आदेश आया था, और हमने तो ये समन इसलिए भेजा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने इस समन पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी के समन पेश न होने पर भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल भारत की राजनीति में यह कहकर आए थे कि किसी पर आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, आपको तो ईडी के पास खुद जाकर खाता बही दिखाकर साबित करना चाहिए कि आपने कोई भ्रष्टाचार या पाप नहीं किया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि खाता न बही, जो अरविंद केजरीवाल कहे वही सही। वो एक चिट्ठी लिखते हैं और ईडी को कहते हैं कि अपना समन वापस ले लो। ये सवाल सबके मन में आता है, जो अरविंद केजरीवाल भारत में राजनीति में ये कह के आए कि किसी पे आरोप लगे तो इस्तीफा दे दो, ईडी उनको पहला समन भेजती है नवंबर 2023 में। अरविंद केजरीवाल स्वयं को सर्टिफिकेट दे के कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं। संविधान की आपने शपथ ली है तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। एक चिट्ठी लिखते हैं वो, और वो ईडी को कहते हैं कि अपना समन वापस लो। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि किसी ने जांच एजेंसी को कहा हो कि मैं तुम्हें आदेश देता हूं। भ्रष्टाचारी पापी अरविंद केजरीवाल ईडी को कहता है कि समन वापस लो। अरविंद केजरीवाल के ईडी के समक्ष पेश न होने पर
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी पलटवार किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, वही आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आप बनी है, जिसके कई मंत्री जेल में हैं और अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार कर हाजिर नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट दिखता है कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। आम आदमी पार्टी के चीफ केजरीवाल को ईडी का समन मिला है, लेकिन वो कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्रीय पेट्रोलियम और गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दक्षिण एशिया के पास हमारे जो पड़ोसी देश हैं, वहां पर भी 40 से 80% डीजल के दाम बढ़े हैं। यदि आप पश्चिमी औद्योगिक क्षेत्र को देखें तो वहां कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन यहां कीमतें कम हो गई हैं। उन्होंने कहा कि दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हम ऐसा कर पा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 2 मौकों पर कटौती की गई, नवंबर 2021 और मई 2022, और हमने इसे 2023 में लागू किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी हमारे जो दक्षिण एशिया के आसपास के हमारे जो पड़ोसी 2 देश हैं, वहां पे कहीं 40% बढ़ा है, कहीं 80% पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। इफ यू लुक एट दी वेस्टर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड वर्ल्ड, वहां पे भी प्राइसेस हैव गॉन अप। आई हैव गिवन कंट्री वाइज लिस्टिंग, हियर प्राइसेस हैव एक्चुअली कम डाउन। व्हाई हैव वी बीन एबल टू डू इट? आई थिंक वेरी फार साइटेड एंड विजनरी लीडरशिप. Central excise duty reduction on two occasions, November 2021, May 2022, and we carried that into 2023. उधर अलीगढ़ में ट्रक ड्राइवरों के जारी हड़ताल के बाद अब वाहन चालकों की नींद उड़ चुकी है। वाहन मालिकों के द्वारा लगातार पेट्रोल डलवाने के लिए लंबी कतार पेट्रोल टंकियों पर लगाई जा रही है, जिसके बाद जिला प्रशासन भी पूरे तरीके से सतर्क नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हिट एंड रन मामले में मौजूदा सरकार के द्वारा नए कानून लाने की बात कही जा रही है, जिसके बाद ड्राइवरों की मांग है कि इस कानून को ना लाया जाए। इसी को लेकर ड्राइवरों के द्वारा लगातार हड़ताल की जा रही है, जिसके बाद जगह जगह पेट्रोल टंकियों पर गाड़ियों की भीड़ लगना शुरू हो गया। वाहन चालकों से जब बातचीत की गई तो लोगों ने कहा कि पेट्रोल खत्म हो सकती है। इसी बात को लेकर लोग अपनी वाहनों में पेट्रोल डलवा रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार ने जानकारी देते हुए बताया कि पेट्रोल और डीजल की पूरी व्यवस्था है। जिले में कुछ लोगों के द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही है, जो कि ठीक नहीं है। ये केवल एक अफवाह है, जिसकी वजह से लोग एक बैग भीड़ बढ़ा दिए हैं। बाकी अपने यहाँ जिले में डीजल और पेट्रोल की कोई कमी नहीं है और हमारे टैंकर भी रेगुलर आ रहे हैं, जिससे आपूर्ति में कोई कमी नहीं है। इसलिए केवल अफवाह है, इस पर लोग ध्यान ना दें। आप लोग आराम से जो है कि आके भरवाइए, तेल की कोई कमी नहीं रहेगी। तो क्या जो लोगों में जो तमाम तरह की अफवाह फैली है, लोग गाड़ी ले लेके आ रहे हैं और जो गाड़ियों को फुल करा के ले जा रहे हैं, तो क्या अपने जनपद में पर्याप्त डीजल पेट्रोल है? हाँ, अपने जनपद में पर्याप्त डीजल पेट्रोल है, इसलिए लोग आराम से आए, कोई जल्दबाजी नहीं है। भाई घूम घूम के सबको समझाया भी जा रहा है, ये केवल अफवाह है, इस पर ध्यान ना दें आप लोग। मैं सौरभ अग्रवाल। भीड़ तो लग रही है, क्या है? भीड़ लगने का कारण ये है कि ड्राइवरों की स्ट्राइक की जो एक सूचना थी, तो उस वजह से पब्लिक में मीडिया के माध्यम से एक पैनिक बना हुआ है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्ट्राइक होने के कारण पेट्रोल ना मिले हमें। तो इस वजह से पब्लिक काफ़ी पंपें जो बंद हो चुकी हैं, क्योंकि डिलीवरी भी नहीं मिल पाई। ट्रक ड्राइवर्स जो स्ट्राइक पे जा रहे हैं, इस कारण से जो है वो पेट्रोल की शॉर्टेज होने के कारण। चंडीगढ़ जिलाधिकारी जिला आपूर्ति का एक अभी मैसेज आया है कि जिला आपूर्ति द्वारा कोई डीजल पेट्रोल की कमी नहीं है, डीजल पेट्रोल मिलता रहेगा। उसके बावजूद जनता क्यों नहीं मान रही है? जिला प्रशासन की तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है
और जिला प्रशासन की तरफ से पूरी हर तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। कोशिश भी करी जा रही है कि जो सुचारू रूप से जो सप्लाई हमारी पेट्रोल डीजल की आती है डिपो से, तो वो हमें पूरी तरह से मिले। लेकिन फिर भी किसी न किसी कारणवश जो ड्राइवर बीच बीच में गाड़ियों को, जो आने वाली गाड़ियाँ हैं, ट्रक्स हैं, टैंक लॉरीज हैं, तो उनको रोक लेते हैं, जिस कारण से वो गाड़ियाँ आने 22 जनवरी 2024 के शुभ दिन प्रभु श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे नए मंदिर के गर्भगृह में विराजमान करके प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या धाम से आए पीले चावल को लेकर विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस, बजरंग दल के लोगों द्वारा घर घर जाकर अक्षत और श्री राम मंदिर का चित्र देकर राम भक्तों को प्राण प्रतिष्ठा में शुभ अवसर पर होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसी को लेकर कानपुर देहात के पुखराया, राजपुर, सरवनखेड़ा और अकबरपुर में राम भक्तों को अक्षत और श्री राम मंदिर का चित्र भेंट किया गया। संघ की तरफ से रहना खाना सब अलीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ताओं ने ईवीएम मशीनों को पूर्णतः बैन कर 2024 लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की मांग करते हुए सड़कों पर उतरकर हल्ला बोलते हुए जबरदस्त प्रदर्शन कर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। ईवीएम मशीनों को हटाए जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस नेता का साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा सरकार के द्वारा ईवीएम मशीनों के माध्यम से ही चुनाव जीते जा रहे हैं और ईवीएम हटाने के लिए उनके द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर घेराव किया जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, मौजूदा हालातों में जब तक ईवीएम को नहीं हटाया जाएगा तब तक चुनाव में धांधली होती रहेगी, जिसके चलते बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर एक ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम एसीएम को सौंपा गया है ताकि देश में आगे होने वाले सभी चुनाव बैलेट पेपर से ही कराए जाए। मैं इंजीनियर आगा यूनुस, कांग्रेस नेता अलीगढ़। देखिए, देश की जनता को अब विश्वास नहीं रहा ईवीएम के ऊपर। ईवीएम के अंदर कई आरोप लगते रहे हैं और अभी आप देखिए, कुछ दिनों पहले की बात है, आरटीआई एक्टिविस्ट ने सवाल पूछा ईसीआई और बेल कंपनी से कि देश के अंदर कितनी ईवीएम मशीनें बनी, तो जवाब आता है कि 40 लाख करीब मशीनें बनाई गई। और दूसरी तरफ सवाल ये होता है चुनाव आयोग से कि आपके पास कितनी मशीनें हैं, तो वहाँ पर 20 लाख के आसपास का जवाब आता है। तो उसके अंदर ये आपके मीडिया में भी खबर है और पूरे देश को भी मालूम है कि 19 लाख जो मशीनें कहाँ हैं, वो 19 लाख मशीनें कहाँ चली गई, उसको ज़मीन खा गया, आसमान खा गया, या वो पाताल लोक में चली गई, इसका कोई पता नहीं चला, न इस पर कोई बात हो रही। और दूसरा सवाल, अभी आप देखिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होता है, प्रत्याशी को वोट मिलते हैं 0 अंडा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ओर से एक ज्ञापन मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय को संबोधित प्रस्तुत किया गया है और जिसमें इनकी मांग है कि 2024 का लोकसभा चुनाव ईवीएम से न करा करके बैलेट पेपर से कराया जाए। तो इनका जो मांग पत्र है उचित कार्यवाही है संदर्भित बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीलीभीत के विकास भवन परिसर में वकील के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के दौरान वकील के घायल होने की सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में वकील जमा हो गए। सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के रहने वाले कंसल्टिंग इंजीनियर और अधिवक्ता अमित कुमार का कहना है कि बुधवार को वह रामपुरा नाथू में हो रहे विकास कार्य में गड़बड़ी की शिकायत करने के लिए डीपीआरओ कार्यालय आए थे। आरोप है कि कार्यालय में ही तैनात बाबू संजय तोमर भी डीपीआरओ के कार्यालय में डीपीआरओ सतीश कुमार के साथ बैठे हुए थे। पीड़ित की माने तो शिकायत देखते ही बाबू और डीपीआरओ आग बबूला हो गए और अधिवक्ता के साथ मारपीट शुरू कर दी। संजय तोमर अधिवक्ता के सर में गंभीर चोट आई। मैं ग्राम पंचायत रामपुरा नाथू में आया था, मारपीट किए जाने की समस्या लेके आया था, जो काम पर करा रहा हूं मैं। अधिवक्ता जमा हो गए, मौके पर पहुंचे तो जब मैंने समस्या रखी तो वो लोग आवेश में आ गए, आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पहले बाल्टी से मारा, बाल्टी ने पूरे मामले में जांच कमेटी गठित कर कार्रवाई करने का आश्वासन देकर अधिवक्ताओं को शांत कराया।
कौन है ये संजय तोमर बाबू? पहले भी बता रहे हैं यहाँ सुर्खियों में रहा है। हाँ, विवादित बाबू से ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता उनके बारे में। कुछ कहेंगे इसको लेकर? देखिए, ये तो बहुत ही घृणित कृत्य है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट जनता की सेवा के लिए चुना गया है, जनता के संग मारपीट करना और खास तौर पे एक बुद्धिजीवी वर्ग के साथ मारपीट करने का तात्पर्य यही है। वो व्यक्ति तानाशाह है और ऐसे तानाशाह व्यक्ति के खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए सभी लोगों को और आम जनता को भी। देखिए, जो आज माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, डबल इंजन की सरकार बार बार प्रयास कर रही है, गांव-गांव जो विकास करना चाह रही है, वो विकास कार्य इन्हीं लोगों की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। यही ब्यूरोक्रेट्स सारा विकास कार्य रोके हुए हैं और कहीं ना कहीं ये लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं उससे। इसी वजह से अपनी तानाशाही पूर्ण रवैये को अपनाने के लिए आज बर्बरतापूर्वक हमारे अधिवक्ता साथी को बुरी तरह मारा गया है और उसके काफी चोटें भी आई हैं। इनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा लिखाया जाए। उसके सर पे ग्रीवियस इंजरीज हैं, अगर चोट और ज्यादा होती तो उसकी डेथ हो सकती थी। क्या करने आए थे यहाँ पर? किसने मारा आपको? मुझे यहाँ पे DPRO सतीश कुमार और जो बाबूजी हैं संजय तोमर, उन्होंने मारा है। मैंने क्यों मारा? मैं ग्राम पंचायत रामपुरा नत्थू में आया था, जो मैं समस्या लेके आया था, जो काम वहाँ पे करा रहा हूँ मैं एज अ कंसल्टिंग इंजीनियर। तो जब मैंने समस्या रखी तो वो लोग आवेश में आ गए। दोनों ने मिलकर मुझे पहले बाल्टी से मारा, बाल्टी वहाँ टूटी हुई पड़ी हुई है, और मेरा हेलमेट पहन के जो आया था उससे मुझे मारा। पूरा ब्लीडिंग हो रहा है खून से। अच्छा। कौन है ये संजय तोमर बाबू? पहले भी बता रहे हैं यहाँ सुर्खियों में रहा है। हाँ, विवादित बाबू से ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहता उनके बारे में। मुझे अपने से संबंध। अगली खबर आगरा से है, जहां चाय बनाते समय सिलेंडर में भीषण आग लग गई। सिलेंडर में आग लगने के बाद घर के लोगों के बीच भगदड़ मच गई, जिसके बाद महिलाओं की चीख पुकार सुनकर पड़ोसियों ने जलते सिलेंडर को घर से बाहर फेंका और पानी की बोरी और मिट्टी से सिलेंडर में लगी आग बुझाने की कोशिश की। हादसे में परिजन सहित करीब 5 लोग झुलस गए। अग्निकांड में झुलसे घायलों को जिला अस्पताल के इलाज के लिए ले जाया गया। मामला ट्रांस थाना क्षेत्र के यमुना सहादरा का है। आगे जब सिलेंडर नीचे चाय बना रही थी मम्मी वगैरह, तो चाय बनाते में सिलेंडर में एकदम लीकेज हुई। क्या हुआ तो सिलेंडर में पूरे उसमें आग लग गई। क्या नाम है, आग लगी तो फिर हम सब लोग नीचे, मैं था, पिताजी थे, मम्मी थी, तो नीचे उतर के देखा तो सिलेंडर माथे में कैसी भयंकर आग थी, तो पूरे कमरे में पहले भी थी। तो हम सिलेंडर लेके भागे ले जाने के लिए, तो हमारे बगल में चाचा लड़का था, वो भी बेचारा भागे आए मुझसे, तो बेचारा उसने सिलेंडर पकड़ा, उसके जो हाथ पकड़ा जल गए। क्या नाम है, सिलेंडर आज जले। तो मैंने सिलेंडर लेने पकड़ने भागा, मेरा चेहरा, पिताजी के हाथ, मम्मी के हाथ, मैं सबके मतलब जल गए पूरी तरह से। बदल मच गई, बस्ती मोहल्ला इकट्ठा हो गया। हम सिलेंडर लेके भागे सिलेंडर को लेके बाहर जब अपना भी सिलेंडर काबू नहीं हुआ तो अपना भी मतलब ये सिलेंडर ये। मेरा नाम शमशाद है। क्या हुआ शमशाद? मैं इनके पड़ोस में ही रहता हूँ और एकदम चीख पुकार मची। मैं भगा इनकी तरफ, देखा तो सिलेंडर में आग लग रही थी। मैंने उसे बाहर निकाला, खींचा बाहर, उसे बुझाने की कोशिश करी, वो बुझा नहीं। कितने लोग जल गए? 4-5 लोग जल गए। इनके घर वाले जल गए, पिताजी जल गई, माताजी जल गई, भाई जल गए, मैं जल गया। बस बड़ा हादसा बच गया बस ऊपर वाले ने। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे प्रस्तावित इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना के आरंभ से पहले ही बवाल शुरू हो गया है। क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांव के सैकड़ों किसानों ने कॉरिडोर के लिए जमीन न देने की घोषणा करते हुए एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा है। मामला निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे के पास लालगंज और उचहार क्षेत्र में प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर से जुड़ा है। इस कॉरिडोर के लिए शासन ने हाल ही में घोषणा की थी, जिसके बाद भूमि अधिग्रहण का अधिपत्र जारी किया गया है। अधिपत्र जारी होने के बाद से ही किसानों ने विरोध शुरू कर दिया है। विरोध कर रहे लगभग आधा दर्जन गांव के किसानों ने भूमि अधिग्रहण के विरोध में नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा काटा। किसानों का कहना है कि वह छोटे किसान हैं, उनकी जमीन का अधिग्रहण हो जाने से उनकी जीविका पर संकट पैदा हो जाएगा, जबकि पास के गांव पूरे अपटा से जुड़ा हुआ है। हजारों एकड़ सरकारी भूमि पड़ी हुई है जहां पर कॉरिडोर बनाया जा सकता है। किसानों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी न होने तक विरोध जारी रहेगा। क्या नाम है? हमारा नाम सूर्य प्रकाश, पिताजी का नाम राम नारायण। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे बाबा।
अच्छा, आज तहसील में सैकड़ों की संख्या में आए हैं आपके गांव के लोग, किस संबंध में आए हैं? जी, हमारी उपजाऊ जमीन है, ये उसमें फैक्ट्री में जा रही है। हमारे उपजाऊ जो हमारे गरीब आदमी है, किसान आदमी है, छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे। आपकी भी जमीन जा रही है? जी सर। अच्छा। और हमारे इसी ग्राम सभा में आपटा गांव के पास ही में गंगा हाईवे एक्सप्रेस के बगल में 500 मीटर दूर पे हजारों हेक्टेयर की जमीन पड़ी। दादी क्या नाम है? शिवपति। आज यहाँ तहसील में किस लिए आए हैं आप लोग? हमारे है भैया कि छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं ना, पढ़े लिखे उतनी बुद्धि नहीं ना, हमारी जमीन बचे का चाहिए। बच्चा हमारे आगे भविष्य कैसे हमारी तो बीत जाए, कैसे खाए, कैसे बीतती जीवन, कैसे पार। क्या हुआ? हमारी जमीन बचे का चाहिए, हमारी जमीन हमारे पास रहे, बच्चा हमारे बुनियाद पीढ़ी चले, जमीन हमारे न जाए। अच्छा, किसी चीज में जमीन जा रही है आप लोगों की? हाँ, जमीन जा रही भैया, हम पढ़े लिखे नहीं, का पता का बनी का नहीं लेख पाल, सब आवत जना पे जाए, कुछ बताती नहीं का करे थे। हम पंजे पूछी थे तो कुछ बोलते ही नहीं ना। तो तहसील में आप गुहार लगाने आए कि, हाँ, कि जमीन हमारी न जाए? हाँ, तहसील में गुहार लगाने भीख मांगे आए कि हमारी जमीन बचे, हमारे बच्चा इससे बुजुर्ग को खावा, हम खावा, ऐसे हमारे आगे बच्चों खाएं। हम बच्चा इसके आगे नहीं बोल। डिंडोरी के मेहंदवानी विकास खंड के भलवारा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची, जहां ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। विधायक ओम प्रकाश धुर्वे और सांसद फगन सिंह कुलस्ते ने सरकार के विकास कार्यों के बारे में लोगों को बताया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा वितरण किया गया। साल हुए, अमृत काल है ये। 25 वर्ष देश के 100 साल आज़ादी के होंगे 2047, इसलिए हमने बहुत बड़ा लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने लिया है और इस यात्रा को उन्हें प्रारंभ किया 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का जो जन्म स्थान है रांची से, और ये यात्रा चलेगी 25 जनवरी तक। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल का रायसेन पहुंचने पर जिला प्रशासन के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने स्वागत किया। रायसेन जिले की ग्राम पंचायत दीवानगंज में आयोजित किया जा रहा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में राज्यपाल मंगू भाई पटेल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची, जहां उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग और आयुष विभाग के स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन भी किया। इस स्वास्थ्य शिविर में ग्रामीणों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण और आवश्यक उपचार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ड्राइवर से उसकी औकात पूछने वाले जिला कलेक्टर किशोर कन्याल पर आखिरकार गाज गिर गई। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मामले में संज्ञान लिया और उन्हें पद से हटा दिया। उन्हें पद से हटाने के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि वह खुद गरीब के बेटे हैं और यह सरकार गरीबों की है। इस सरकार में सभी का सम्मान होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने राज्य के बाकी अधिकारियों को भी अपनी भाषा पर संयम रखने का निर्देश दिया है। यही लड़ाई हमारी कोई क्या कुछ मामला हुआ था? कलेक्टर साहब को हम बार बार, जो कलेक्टर साहब ने जैसे बोला कि वो बार बार विघ्न डाल रहा था बातों में, तो हमने बोला मतलब हम अपनी बातें रख रहे थे, जो हमारी समस्या होती है रोडों पे, उस समस्या का हम बात बोल रहे थे कलेक्टर साहब को। तो इसके चलते कलेक्टर साहब को मेरे ऊपर गुस्सा आया और कलेक्टर साहब ने बोल दिया कि तुम्हारी औकात ही क्या ड्राइवरों की। तो यही तो हमारी परेशानी है कि आम चलते जब हमारे बड़े अफसर या हमारी औकात नहीं समझ रहे तो आम जन पब्लिक तो हमें हानि नुकसान पहुंचाएगी सही। हाँ, अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शाजापुर कलेक्टर को हटाया है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं क्या कहूँ, मैं तो आम जन नागरिक हूँ, मैं ज़्यादा आगे के लिए कहानी नहीं जानता हूँ। मैं एक छोटा सा ड्राइवर हूँ, तो इसके लिए तो मैं क्या कहूँ, मेरे को मैं आगे कुछ उसके बारे में नहीं बोल पाऊँगा और नहीं समझ पाऊँगा। आपका नाम? पप्पू हिरवार, ग्राम बमोरी, जिला शाजापुर से। और एक बात अहम बात है, सभी ड्राइवर भाइयों से मेरी निवेदन है हाथ जोड़ के कि ऐसा कोई गैरकानूनी काम ना करे कि जिसमें अपने ड्राइवर यूनियन। जी सर।
मेरे ध्यान में लाया गया कि कल ट्रक ड्राइवर और जिला प्रशासन की बैठक में शाजापुर के अंदर जिस प्रकार से भाषा बोली गई है, अधिकारी को यह भाषा बोलना उचित नहीं है। और ख़ासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं, और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का भी निकला हुआ बेटा हूँ। इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा, और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है मेरे बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने से पूरा मध्य प्रदेश ठिठुर रहा है। ज़्यादातर जिलों में पूरे दिन घना कोहरा छाया हुआ रहा। बुधवार को सुबह भोपाल, इंदौर, भिंड और सीहोर में बूंदाबांदी भी हुई। इंदौर में आधी रात को हल्की बारिश भी हुई। इसके पहले मंगलवार को अशोकनगर, गुना और आगर में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। वहीं भोपाल, ग्वालियर, शिवपुरी में घना कोहरा और कोल्ड डे रहा। बुधवार को भोपाल, ग्वालियर समेत प्रदेश के 18 जिले मध्यम से घने कोहरे के आगोश में रहे। मौसम वैज्ञानिकों का माने तो 15 जनवरी तक प्रदेश में सर्द हवाएं चलती रहेंगी। ग्वालियर, चंबल संभाग में हल्की बारिश भी हो सकती है। नए साल की शुरुआत से ही प्रदेश में मौसम बदला हुआ है। सर्द हवाएं चल रही हैं तो घना कोहरा भी है। मंगलवार को भी सर्द हवा चलती रही। इससे दिन के तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट हुई। उधर पंजाब के भटिंडा में टैक्सी ड्राइवरों ने काला झंडा लेकर हिट एंड रन बिल का विरोध करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए हिट एंड रन कानून के विरोध में जहां देश भर में ट्रक और टैंकर चालक विरोध कर रहे हैं, वहीं अब इसके विरोध में टैक्सी चालकों ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए बिल का विरोध किया। भटिंडा के अमरीक सिंह रोड पर टैक्सी यूनियन के ड्राइवर समूह ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए काले कानून के खिलाफ रोष मार्च करते हुए काली झंडियां लहराई और जोरदार नारेबाजी करते हुए जल्द इस काले कानून को रद्द किए जाने की मांग की, नहीं तो प्रदर्शन और भी तेज करने की चेतावनी दी। जी सन ऑफ श्री सुखदेव राज ग्रोवर ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨਾਲ ਖੁਦ ਚੱਲਦਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਬਣਾਇਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੱਟ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਜਮਨਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਉਸੇ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਆ? ਵੀਰ ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੰਡੇ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਯੂ ਟਰਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਫਾਲਤੂ ਬੰਦਾ ਵੜ ਨਾ ਸਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਮਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮਾਰੀ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸੂਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਲਾਓ। ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਆ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ 6 ਤੋਂ 6500 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਗਈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਜਾਂ ਆਪਦੀ ਕੇਰਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਹ ਫੰਦਾ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਰਾ ਦਾ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ। ਗੋਲਡ ਕੀ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਡਰਾਈਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਤੇ ਕਾਲੇ,
ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਜੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰਾਈਵਰ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨੀ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜਦਾ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਭੱਜਣ 'ਚ ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੇ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਖੜਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੜਦਾ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗੇ ਵੀਰੇ, ਜੋ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੈਰ, ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀਰੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਗੋਲਡ ਕੀ ਟੈਕਸੀ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहे आर्या न्यूज़ के साथ। नमस्कार।